चलिए, हम लोग बिजनेस स्टडी में मोटिवेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। मोटिवेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक का मोटिवेशन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, किस तरह से मोटिवेट, सब चीज़ आप पढ़ चुके। अब मोटिवेशन के फील्ड में भी काफ़ी रिसर्च हुए हैं, शोध कार्य हुए हैं, कई स्कॉलर्स ने अपना अपना सिद्धांत थ्योरी दिया है। उसमें से एक थ्योरी अब्राहम मास्लो का है, जिसे आपको पढ़ना है, आपके बुक में है, आपके सिलेबस में है। इसे हम कहते हैं अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, अब्राहम मास्लो का आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत या आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम समझेंगे थोड़ा। अब्राहम मास्लो ने अपने सिद्धांत की आवश्यकता अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर किया था। इसका आविष्कार अर्थशास्त्र सिद्धांत पर कि लोगों की ज़रूरतें असीमित हैं, लेकिन उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं। लोगों की आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने का जो साधन है वो सीमित है। हमारे सामने एक आवश्यकता उत्पन्न होती है, हम उसे पूरा करते हैं। जो ही उस आवश्यकता को पूरा करते हैं, दूसरी आवश्यकता फिर उत्पन्न होती है, उसे पूरा करते हैं, फिर तीसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है, और ये सिलसिला लगातार जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, वो लाइफ चलता ही रहता है। यानी हम एक साथ अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना साधन नहीं होता है। अब्राहम मास्लो ने इस बात पर जोर दिया कि संस्था में कार्यरत जो लोग हैं वो भी अपने काम के प्रति जागरूक कैसे होंगे। उनकी आवश्यकताओं का पूरा होना, उन्हें हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का आश्वासन दिला दें तो वे जागरूक होंगे अपने ड्यूटी के प्रति और ईमानदारी से पूरी क्षमता से अपना कर्तव्य पालन करेंगे। अब क्या है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, अब्राहम मास्लो ने इस बात पर जोर दिया कि सभी आवश्यकताएं एक जैसी तेज नहीं होती। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें तुरंत पूरा करना पड़ता है सबसे पहले, और कुछ आवश्यकताओं को बाद में, कुछ आवश्यकताएं सबसे आखिरी में पूरा कर सकते हैं। यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का तीव्रता के तेजी के क्रम में क्रमबद्धता तैयार करता है, एक सीक्वेंस बनाता है। अपनी आवश्यकताओं को उनके तेजी क्रम में एक सीक्वेंस बनाता है और उसी सीक्वेंस में पूरा करता है। तो अब्राहम मास्लो ने संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि यदि संस्था के मालिक, एम्प्लॉयर यानी मैनेजमेंट और संगठन अपने कर्मचारियों, अपने लोगों की ज़रूरतों की तरफ ध्यान दे कि किसकी क्या ज़रूरत है, कौन किस ज़रूरत से परेशान है, किसका ध्यान किस ज़रूरत तरफ लगा हुआ है, उस दिशा में उसको ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करे एम्प्लॉयर, नियोक्ता यानी मैनेजमेंट, तो फिर कर्मचारियों का ध्यान अपने घरेलू परेशानियों, निजी ज़रूरतों की तरफ से हटता है और ये पूरे एनर्जेटिक होकर काम करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात पर और जोर दिया कि जितने भी कर्मचारी हैं अलग अलग पदों पर कार्यरत, सबकी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होंगी, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी।
अब उनकी आवश्यकता के अनुसार ही उन्हें मोटिवेट किया जाना चाहिए। एक कर्मचारी जिस मोटिवेशन को पा चुका है, अगर उसी मोटिवेशन को, उसी इंसेंटिव को आप फिर उससे देंगे तो मोटिवेट नहीं होगा। उससे ऊपर का, उसके आगे का इंसेंटिव आपको उसे देना होगा, तब जाकर वो पूरा होगा। जैसे कोई व्यक्ति 4th ग्रेड प्यून के पद पर कार्यरत है, जिसके पास साइकिल या 2 व्हीलर मोटरसाइकिल तक नहीं है, पैदल आता है जाता है, तो उसकी आवश्यकता साइकिल या मोटरसाइकिल खरीदने की होगी। लेकिन जो संस्था का मैनेजर है, जिसके पास अपनी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, उसे मिल चुका है पहले से, तो उसे अगर मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर की हम कार की सुविधा दें, कार का इंसेंटिव दें, उसके थ्रू मोटिवेट करना चाहे तो मोटिवेट नहीं होगा। उससे भी ऊंचा मोटिवेशन, ऊंचा इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो कर्मचारियों को उनकी ज़रूरत कौन सा, जो कर्मचारी जिस इंसेंटिव को, जिस मोटिवेशन को पा चुका है, वह उसी तरीके से मोटिवेट नहीं होगा, उसे उससे भी अच्छा मोटिवेशन देना पड़ेगा। तो अब अब्राहम मास्लो ने लोगों की ज़रूरतों को उनके प्राथमिकता क्रम में, तेजी के क्रम में 5 भागों में बांटा। डिवीजन ऑफ नीड्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस, 5 हिस्सों में अब्राहम मास्लो ने बांटा है लोगों की आवश्यकताओं को। और इसके लिए हमने एक पिरामिड तैयार किया है। पिरामिड उल्टा क्यों, उसमें उल्टा क्यों लिखा गया, ऊपर से सीक्वेंस नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ रही, इसलिए कि ये जो आवश्यकताओं का तीव्रता क्रम है, कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में या पूरे मानव समूह को लें तो सबसे ज़्यादा आवश्यकताएं ये 1 नंबर पूरी होती हैं, इससे थोड़ा कम 2 नंबर आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इससे थोड़ा कम 3 नंबर आवश्यकताएं पूरी होती हैं, 4 और 5 नंबर आवश्यकताएं बहुत कम लोगों की हो पाती हैं। इसलिए ये एरिया बढ़ाने के लिए किया गया। 1 नंबर मतलब सबसे बड़ा एरिया है इसका, 2 नंबर इससे छोटा एरिया, 3 नंबर इससे भी छोटा एरिया, 4 नंबर इससे भी छोटा एरिया, 5 नंबर इससे भी छोटा एरिया, इसलिए इसको पिरामिड का शक्ल दिया गया। अब 5 आवश्यकताओं को हम समझते हैं कि आवश्यकताएं हैं क्या, इन्हीं आवश्यकताओं को जिस कर्मचारी को जिस तरह की आवश्यकता की ज़रूरत हो और जिस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई हो, उसे पूरा कर दें, उसे पूरा करने के लिए इंसेंटिव दें, मोटिवेशन दें, तो वो अपने कार्य के प्रति उत्साहित होगा। सबसे पहला इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स, जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताएं। सबसे पहले मनुष्य अपने जीवन में सर्वाइवल की व्यवस्था करता है। ये ऐसी ज़रूरतें हैं जो एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, इसके बगैर एक व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जैसे भोजन की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, मकान की आवश्यकता। तो कोई व्यक्ति सबसे पहले इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करता है। और पूरे मानव समूह को यदि हम लें तो सबसे अधिक इसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। और सबसे तेज अब्राहम मास्लो ने अपने प्रायोरिटी बेसिस पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दिया है, प्रथम प्राथमिकता इसको दिया है कि कोई व्यक्ति सबसे पहले इसी आवश्यकता को पूरा करेगा, इसके बाद ही आगे देखेगा वो। 2 नंबर पर आता है सेफ्टी नीड्स, इसे सिक्योरिटी नीड्स भी कहते हैं हम, सेफ्टी नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। एक मनुष्य की 2 तरह की सुरक्षाएं होती हैं, भौतिक सुरक्षा, फिजिकल सिक्योरिटी या सेफ्टी, और दूसरा आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सेफ्टी। तो फिजिकल सेफ्टी में क्या है भाई, फिजिकल सेफ्टी में दुर्घटनाओं से बचाव की आवश्यकता, भविष्य में कोई बीमारी हो जाती है उससे बचाव की आवश्यकता, भविष्य में किसी देश से अगर युद्ध छिड़ जाता है उस समय कैसे निपटेंगे, अपने कैसे जीवन यापन करेंगे उसकी आवश्यकता, भविष्य में कोई महामारी आ जाती है जैसे आजकल कोरोना कोविड्स आया हुआ है तो इससे निपटने की व्यवस्था। जब मनुष्य रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है तो उसका ध्यान जाता है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की तरफ, इसमें वो
भौतिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। भौतिक सुरक्षा में हो गया दुर्घटना से सुरक्षा, बीमारियों से सुरक्षा, महामारी से सुरक्षा, युद्ध से सुरक्षा, यानी भविष्य में जो अनिश्चितताएं उत्पन्न हो सकती हैं उन अनिश्चितताओं से, अनसर्टेनिटी से निपटने की सुरक्षा, इस आवश्यकता पर वो ध्यान देता है। 2 नंबर पर, यानी अब्राहम मास्लो ने सेकंड प्रायोरिटी दिया है। एक मनुष्य के ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सेकंड प्रायोरिटी मनुष्य इसको देता है। अब आते हैं थर्ड प्रायोरिटी में, सामाजिक आवश्यकताएं। इसमें क्या होता है, एक मनुष्य जब अपने रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर लेता है, एक मनुष्य जब रोटी कपड़ा और मकान के अलावे अपने भविष्य की सुरक्षा कर लेता है, इसे इसमें आर्थिक सुरक्षा हम छोड़ दिए थे, नौकरी की सुरक्षा ही आर्थिक सुरक्षा, कारोबार की सुरक्षा, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हमें धन चाहिए उसकी सुरक्षा, उसकी आवश्यकता आर्थिक सुरक्षा कहलाती है। और सुरक्षा संबंधी आवश्यकता में दोनों सुरक्षा है, भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा। तो जब मनुष्य रोटी कपड़ा और मकान, भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा इससे फ्री हो जाता है तब उसका ध्यान सामाजिक आवश्यकता की तरफ जाता है। यानी अब्राहम मास्लो ने अपने आवश्यकताओं के प्राथमिकता क्रम में थर्ड प्रेफरेंस, प्रायोरिटी इसको दिया है, तीसरी प्राथमिकता इसको दी है सामाजिक आवश्यकताओं को। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल बीइंग है। वो समाज में रहने के लिए वो समाज से रिश्ते नाते जोड़ना चाहता है, मित्र बनाना चाहता है, रिश्तेदार बनाना चाहता है, सुख दुख बांटना चाहता है। तो ये इन सब आवश्यकताओं को मनुष्य थर्ड प्रायोरिटी में लाता है। यानी जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं तब उसका ध्यान सोशल नीड्स की तरफ जाता है। समाज में रहने के लिए मनुष्य इन आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिससे दोस्त बनाना, रिश्तेदार नातेदार बनाना, एक दूसरे से सुख दुख बांटना, एक दूसरे की समस्याओं में, परेशानियों में शामिल होना। चौथा आवश्यकता है स्टीम नीड्स, स्वाभिमान संबंधी आवश्यकता। मनुष्य जब रोटी कपड़ा और मकान और भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताओं की सुरक्षा, रिश्ते नाते बनाने, मित्र बनाने, सुख दुख बांटने, इन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है तब उसका ध्यान जाता है स्टीम नीड्स, स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताओं पर। यानी अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं के प्राथमिकता क्रम में प्रायोरिटी बेसिस में फोर्थ प्रायोरिटी इसको दिया है, चौथा प्राथमिकता इसको दिया है। इसमें एक व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाने का प्रयास करता है। रिश्ते नाते, मित्र, ये तो सुख दुख में शामिल होना, ये तो हर प्राणी, हर मनुष्य का काम है। लेकिन उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, कुछ ऊंचा स्थान प्राप्त किया जाए, वो उस आवश्यकता को हम स्टीम नीड्स कहते हैं। स्वाभिमान संबंधी आवश्यकता, इसमें मनुष्य समाज में ऊंचा मकाम प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे चुनाव लड़ने की आवश्यकता, नेता जैसे मुखिया का चुनाव, वार्ड का चुनाव, जैसे एमएलए का चुनाव, ये यानी जनप्रतिनिधि बनने की आवश्यकता, इन सभी आवश्यकताओं पर ध्यान देता है, क्योंकि ये समाज में मनुष्य को ऊंचा स्थान प्रदान करता है। तो चौथी प्राथमिकता देता है मनुष्य को। मनुष्य आखिरी प्राथमिकता देता है आत्म विकास संबंधी आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सबसे आखिरी में ध्यान जाता है, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। चौथी और पांचवी आवश्यकता तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। ज़्यादातर लोग पहला, दूसरा, तीसरी आवश्यकता तक ही उनका जीवन सिमट जाता है। आत्म विकास संबंधी आवश्यकता, यानी मनुष्य जिस फील्ड में है, जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है, उसमें वो शिखर पर पहुंचना चाहता है, टॉप पर पहुंचना चाहता है। जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो शिक्षा का जो हम शिक्षक हैं तो जो सबसे टॉप स्थान है, हम स्कूल का प्रधानाध्यापक बन जाए, कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाए, या उससे भी टॉप है यूनिवर्सिटी का वीसी बन जाए। मैंने जो टॉप लेवल है वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। एक शायर है, वो ये सोचता है कि पूरी दुनिया हमारी डिमांड हो, पूरे दुनिया में एक नंबर पर पहुँच जाए। तो ये इस आवश्यकता में मनुष्य जो है
जो जिस क्षेत्र में है, जैसे एक नेता है, एक एमएलए है, वो चाहता है मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो जो जिस फील्ड में है उसमें टॉप पर पहुंचना चाहता है, ये आवश्यकता। लेकिन इस आवश्यकता पर मनुष्य सबसे आखिरी में ध्यान देता है। जब तक ये चारों आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक उसका ध्यान इस पर नहीं जा सकता है। तो अब्राहम मास्लो ने एक व्यक्ति के जीवन में जो जो आवश्यकताएं हैं उनको इसी 5 भागों में बांटा है, 5 हिस्से में बांटा है। और उनका कहना है कि जो कर्मचारी संस्था में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उनमें भी देखा जाए कि किसकी कौन सी आवश्यकता पूरी हो चुकी है और किसकी कौन सी आवश्यकता पूरी होनी बाकी है। उसके अनुसार से उसे मोटिवेशन दिया जाए ताकि उसकी आवश्यकता वो वाली आवश्यकता पूरी हो जाए और उसका ध्यान उन परेशानियों की तरफ से हटे और वो अपने काम पर फोकस करे। तो अब्राहम मास्लो के अनुसार मोटिवेशन देते समय या इंसेंटिव प्रोवाइड करते समय एम्प्लॉयज़ को इन 5 आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने उनका एजम्पशंस है, उनके सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। 4 मान्यता उनके सिद्धांत की हैं। लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। मतलब कोई व्यक्ति ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। जिसकी जितनी बड़ी ज़रूरत उतना ही उसी तरह का उसका व्यवहार बिहेवियर होता है। दूसरी मान्यता है कि लोगों की आवश्यकताएं अनंत है, उनका कर्म निर्धारित किया सकता है। लोगों की ज़रूरतें अनंत हैं, लेकिन उसका हम प्रायोरिटी बेसिस पर हम सीक्वेंस बना सकते हैं, क्रम बना सकते हैं और अनंत आवश्यकताओं का तेज़ी का क्रम हम बना सकते हैं कि कौन सी आवश्यकताएं कम तीव्र हैं, कौन सी आवश्यकता अधिक तीव्र है, अधिक तेज है। तीसरी मान्यता उनका है अब्राहम मास्लो का कि संतुष्ट आवश्यकताओं से अभिप्रेरणा बंद हो जाती है। इसके बाद अगली उच्च स्तरीय आवश्यकताएं प्रेरणा का काम करती है। मतलब जो आवश्यकता पूरी हो चुकी है, अगर उसी आवश्यकता को जो आवश्यकता पूरी हो चुकी है, अगर एम्प्लॉयर यानी हमारी संस्था मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मोटिवेशन देगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो असर नहीं करेगा। जैसे एक व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं और वो अब उससे आगे ऊंचा समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहता है और उसे हम उसका इंश्योरेंस करा दे संस्था, उसे उसके बच्चों को शिक्षा की सुविधा दे दे, उसे रिटायरमेंट की सुविधा दे दे, तो इससे वो मोटिवेट नहीं होगा क्योंकि वो उससे भी ऊंचा जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। तो जो आवश्यकताएं संतुष्ट हो चुकी हैं, उन्हें जो आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं उससे वहाँ पर मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। अब उससे ऊपर की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाए, तब जाकर मनुष्य मोटिवेट होगा। चौथा इनका मान्यता है कि लोग अपने उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब निम्न स्तरीय आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है। मतलब कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति सीधे अपने जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं को छोड़ दे, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को छोड़ दे, सामाजिक आवश्यकताओं को छोड़ दे, चला जाए स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताओं पर, यह संभव नहीं है। मतलब रहने को घर नहीं है, खाने पीने को सामान नहीं है, कपड़ा नहीं है, समाज में कोई रिश्ते नाते नहीं हैं और हम चलें मिनिस्टर बनने, चुनाव लड़ने, तो ये संभव नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति एक प्राथमिकता क्रम में ही अपने आवश्यकताओं का प्राथमिकता क्रम बनाता है। हर आदमी का प्राथमिकता क्रम अलग अलग होता है और उसी प्राथमिकता क्रम में ही वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी ऊपर की आवश्यकता, बड़ी आवश्यकता तभी पूरा करेगा वो जब उसके नीचे की आवश्यकता पूरी हो गई हो। तो इसको ध्यान में रख के मोटिवेशन देना चाहिए, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना चाहिए कर्मचारियों को कि किसकी कौन सी आवश्यकता बाकी है। उसके अनुसार जब आप कर्मचारियों को मोटिवेशन देंगे तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि उनके अंदर काम करने की इच्छा जागृत होगी, बलवंत होगी,
उनमें जोश भरेगा, उत्साह भरेगा और वे अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है मोटिवेशन का इम्पोर्टेंसेज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण का महत्व। यानी इसको महत्व कहें, अभिप्रेरण की जो आवश्यकता कहें, उसकी उपयोगिता कहें, उसके लाभ कहें, सब एक ही चीज़ है। पहला पॉइंट है बूस्टिंग मोराल, मनोबल में वृद्धि, मनोबल को ऊंचा करना। जब कर्मचारियों को, संगठन में कार्यरत लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उन्हें इंसेंटिव्स मिलता है, उनका वेतन बढ़ता है, उनका पद ऊंचा होता है, प्रमोशन होता है, उनकी सुविधाएं बढ़ती हैं, तो इससे उनका मनोबल ऊंचा होता है। और मनोबल जब किसी व्यक्ति का ऊंचा होगा तो वो कोई भी काम पूरी क्षमता से करेगा, पूरी क्षमता से, फुल एनर्जी से वो अपना काम करेगा। यानी उस काम करने में वो उत्साहित होगा, उत्तेजित होगा और उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। संस्था को अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अधिक रिजल्ट मिलेगा। दूसरा फायदा है, दूसरा महत्व है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। आपको पता है ये पहले से भी कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, मनुष्य श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी, कच्चा माल, इन सारे साधनों में मनुष्य ऐसा साधन है जिसे सक्रिय साधन कहा जाता है। बाकी सारे संसाधनों की सक्रियता, बाकी सारी रिसोर्स की सक्रियता मनुष्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। तो जब हम मनुष्य को मोटिवेशन के द्वारा, इंसेंटिव्स के द्वारा मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं, उन्हें पूरे एनर्जेटिक होकर काम करने के, फुल्ली चार्ज होकर काम करने के लिए हम अभिप्रेरित करते हैं, उनमें जोश भरते हैं, तो तब वे जितने भी संसाधन हैं, भूमि, पूंजी, इन सारे, कच्चा माल, इन सारे संसाधनों का बेहतरीन से बेहतरीन प्रयोग मनुष्य करता है। और कुशलतम प्रयोग, अधिकतम प्रयोग को हम कुशलतम प्रयोग भी कह सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। यानी संसाधनों को बेकार नहीं होने देता, संसाधनों को बर्बाद नहीं होने देता, और कोई भी काम होने से छूटता नहीं, और कोई भी काम एक से अधिक बार हो नहीं पाता है। यानी जितने भी संसाधन हैं, जब मनुष्य मोटिवेट होगा इंसेंटिव्स के थ्रू, उसमें जोश भरेगा, काम के प्रति उत्साहित होगा, तो उसके पास संगठन ने जो भी संसाधन दिया, उपलब्ध कराया है, उसका वो अधिकतम प्रयोग करेगा। यानी अधिकतम रिजल्ट देना, परिणाम देना चाहेगा संस्था को, और मिलेगा भी परिणाम संस्था को। हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। ये पॉइंट दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जब इंसेंटिव्स के द्वारा हम किसी व्यक्ति मतलब कर्मचारियों में काम का उत्साह भरेंगे, जोश भरेंगे, उसमें उत्तेजना पैदा करेंगे, तो वो सारे संसाधनों का अधिकतम से अधिकतम प्रयोग करेगा, और सारा तंत्र, पूरा संगठन मिलकर, यानी जितने भी हमारे मानवीय संसाधन हैं, जितने स्टाफ हैं, सब पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हुए संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी सबका प्रयास एक ही दिशा में केंद्रित होगा, सेंट्रलाइज होगा, और वो होगा कि संस्था को लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, संस्था को बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट कैसे दिया जाए। ये तभी संभव है जब हमारे स्टाफ मोटिवेट हों, उनका मनोबल बढ़े, और जो भी संसाधन हमारे पास है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेहतरीन प्रयोग हो। तभी सबके प्रयास से, सबके मिलीजुली प्रयास से संस्था का लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा। तो मोटिवेशंस
लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। चौथा पॉइंट है परिवर्तन के विरोध में कमी, रिडक्शन इन रेजिस्टेंस टू चेंज। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते ही रहता है। तो जब भी कोई नई चीज़ें संस्था में, संगठन में आती हैं, कोई परिवर्तन होता है तो कर्मचारी उसका विरोध करते हैं। उन्हें डर बना रहता है अपने नौकरी जाने का, अपनी छंटनी होने का, तो वो उसका विरोध करते हैं। अब इस विरोध को मोटिवेशन के द्वारा ही समाप्त करवाया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग देके, उन्हें उनका प्रमोशन करके, उनका वेतन बढ़ा के, उन्हें और सुविधाएं देकर इस विरोध को हम कम करवाते हैं। न केवल कम करवाते हैं बल्कि उसे समाप्त करवाते हैं और नई चीज़ों को अपनाते हैं। पूरे सिस्टम को, संगठन में जितने लोग हैं उनके परिवर्तन के विरोध को समाप्त करवाता है संगठन प्रबंध मोटिवेशन के द्वारा, और नए तकनीकों को, नई चीज़ों को अपनाने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है, यानी अपनाने के लिए तैयार करता है। और इस तरह से संगठन में कर्मचारीगण परिवर्तन का विरोध बंद करते हैं और उसे हाथों हाथ लेते हैं, अपनाते हैं। स्टेबिलिटी इन वर्कफोर्स, कर्मचारियों में स्थायित्व। कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है तो उसकी इच्छा होती है कि अभी जो हमें वेतन मिल रहा है उससे अच्छा वेतन मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, अनुलाभ मिले, उसका प्रमोशन हो। इस फेरे में वह दूसरे कंपनियों पर भी नज़र बनाए रखता है, गड़ाए रखता है, और उसे मौका मिलता है तो वो दूसरे कंपनियों में नौकरी छोड़कर चला भी जाता है। लेकिन इससे परेशानी यह है कि अगर कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाते रहें, एक तो कर्मचारियों को ट्रेन करने में, उन्हें काम सिखाने में समय लगता है, उनके नियुक्ति में समय लगता है, और उन्हें एक्सपीरियंस लेने में समय लगता है। पता चला कि जब वो एक्सपीरियंस होल्डर हो गया, अच्छा अनुभव हो गया, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो नौकरी छोड़कर दूसरी जगह चला जाए, तो फिर इस तरह के कर्मचारियों की बहाली करने, उन्हें ट्रेनिंग देने, उन्हें तैयार करने में काफ़ी धन और समय खर्च होंगे। तो इसी सब से बचने के लिए मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन के द्वारा उन कर्मचारियों को रोक कर रखा जाता है, और जब किसी कर्मचारी को दूसरी कंपनियों से जो अपेक्षा है कि हमारा वेतन वहाँ अच्छा मिलेगा, सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, अगर ये सारी चीज़ें वर्तमान कंपनी जहाँ वे काम कर रहे हैं वही कंपनी पूरी कर दे मोटिवेशन के थ्रू, तो वे क्यों जाएंगे। इस तरह से मोटिवेशन के थ्रू हम स्टाफ को रोक कर रख पाते हैं, रखने में सक्षम हो पाते हैं। और जब अनुभवी कर्मचारियों को रोक कर रखेंगे, अनुभवी कर्मचारियों का पूरा टीम हमारे पास होगा, तो स्वाभाविक है कि हमारा रिजल्ट पहले से बेहतर मिलेगा, काम पहले से अच्छा मिलेगा, प्रोडक्टिविटी पहले से बढ़ेगी। कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन। जब कर्मचारी मोटिवेट होकर इंसेंटिव्स पाते हैं और मोटिवेट होते हैं, यानी उत्साहित होते हैं, उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है और वे पूरे ईमानदारी और लगन से काम करते हैं और अपने काम को कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं, सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं, तो इससे उन्हें एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, और आगे का काम भी वे पूरे उत्साह लगन से कर पाते हैं। तो ये 6 पॉइंट हुए प्रेरणा के महत्व में। अब जो है आगे अभी लीडरशिप बाकी है, डायरेक्शन में भी लीडरशिप बाकी है, अभी कम्युनिकेशन बाकी है, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब अकाउंटेंसी शुरू करेंगे।